सो लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम एरर के बारे में डिस्कशन किए थे। ओके, तो चलिए मैक्सिमम एरर के बाद अभी हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो कितने टाइप का हम लोग एरर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। मैं अगर एरर का बात करूं यहाँ पे, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर। मेनली एरर को हम डिवाइड किए हैं थ्री टाइप्स। ओके, नंबर वन पे आएगा आपका ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले आएगा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्लियर हो बात। नेक्स्ट, ग्रॉस एरर के बाद हम लोग का जो एरर आता है वो होता है सिस्टमेटिकल एरर। ओके, सिस्टमेटिकल एरर, सिस्टमेटिकल एरर। ओके, नंबर थ्री पे जो एरर आएगा वो होगा मेरा रैंडम एरर। नंबर थ्री इज माई रैंडम एरर। क्लियर हुआ। तो तीन टाइप का एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिकल एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिकल एरर को हम लोग अगेन डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। दैट इज माय इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो सिस्टमेटिकल जो एरर है उसको हम लोग डिवाइड किए हैं थ्री टाइप्स में। दैट इज माय इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। Second one is my environmental error. Okay, and third one is my observational error. Observational error. तो ये हो गया हमारा टोटल एरर और टोटल टाइप्स ऑफ एरर। ओके, तो ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिकल एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिकल एरर को हम लोग डिवाइड किए थ्री टाइप्स में। दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। तो मोटा मोटी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रॉस एरर सिस्टमेटिकल एरर से गेट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम रैंडम एरर का बात करेंगे, दिस रैंडम एरर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है कहाँ पे, गेट पे। तो ये जो रैंडम एरर है ये आपका गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रैंडम एरर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन गेट में आता ही आता है। क्लियर हुआ बात। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग ग्रॉस एरर के बारे में। तो सबसे पहला जो एरर है वो है मेरा ग्रॉस एरर। नंबर वन इज माई ग्रॉस एरर। तो ये ग्रॉस एरर कौन सा चीज है, किस एरर को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एरर। तो जनरली अगर मैं एरर का बात करूं एक इंस्ट्रूमेंट में, तो आप बोलोगे कि सर एरर इज माई मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एक ट्रू वैल्यू होता है इंस्ट्रूमेंट का, उस ट्रू वैल्यू से अगर मैं मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दूं, और सॉरी मेजर्ड वैल्यू से मैं ट्रू वैल्यू को माइनस कर दूं, तब जाके मेरे को एरर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रॉस एरर है, ये ग्रॉस एरर कौन सा चीज है, तो कौन सा वो एरर को हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले बात आप यहाँ पे बात कीजिए कि जो ग्रॉस एरर है ना, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन। ओके, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन। ग्रॉस एरर इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ओके, तो सपोज करो आप सेमेस्टर एग्जाम में जब आप लैब में जब
एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो वहां पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे तो सपोज करो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उस एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करना है वहां पे आपको कुछ बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आपको कनेक्शन करना है। आपको सर्किट डायग्राम प्रोवाइड होगा, उस सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको वहां पे इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन करके कुछ भी करंट मेजर करोगे, नहीं तो वोल्टेज मेजर करोगे, नहीं तो पावर मेजर करोगे। ओके, तो जो भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन किए हो वहां पे, तो उस कनेक्शन में अगर कोई भी लूज कनेक्शन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कनेक्शन करोगे वहां पे अगर लूज कनेक्शन हो गया है, तब भी आपको जो सही सही रीडिंग वो नहीं दिखाएगा इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मेरा लूज कनेक्शन। तो लूज कनेक्शन जो है इंस्ट्रूमेंट के बीच में, वो एक ह्यूमन मिस्टेक है, ये आपको चेक करना है, क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वहां पे आपको दिया होगा प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशन है? योर कनेक्शन शुड बी टाइट। जो भी कनेक्शन करोगे वहां पे कनेक्शन आपका टाइट कनेक्शन होना चाहिए। अगर लूज कनेक्शन कहीं कहीं पे भी हो गया तो जो आप इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन किए हो उस इंस्ट्रूमेंट में आपका सही से रीडिंग वो इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाएगा, वो आपको गलत रीडिंग दिखा सकता है। अगर वो गलत रीडिंग दिखाएगा तो भी उसको हम एक एरर के बारे में, एरर में कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा हमारा ग्रॉस एरर। तो जो ये जो लूज कनेक्शन है इट विल मेड बाय ह्यूमन। तो आपको ही वो जो लूज कनेक्शन है वो कौन परफॉर्म किया है और कौन लूज कनेक्शन किया है? आप खुद ही लूज कनेक्शन किए हो, तो इसीलिए ये जो ग्रॉस एरर है इट विल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग। ओके, next while taking the reading, while taking the reading, हो सकता है जब आप रीडिंग लोगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, तो वहां पे आप सही से रीडिंग ना लेके कुछ मिस्टेक कर दोगे। ओके, while taking the reading, तो क्या होगा, ये जो रीडिंग है ये आपका मिस्टेक अगर करोगे इस रीडिंग को लेने के टाइम, तब भी जब आप कैलकुलेट करोगे और जो भी आप कैलकुलेशन होगा वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको, ये आपका गलत रिजल्ट हो सकता है। दिस इज वन टाइप ऑफ एरर। तो ये जो रीडिंग लेने के टाइम जब मिस्टेक करोगे ये भी एक ह्यूमन एरर ही है, ये भी एक ह्यूमन एरर ही है। ओके, नेक्स्ट और क्या पॉसिबल हो सकता है? नंबर 3 पे आप बोलोगे जब आप कैलकुलेशन करोगे, सपोज करो आप क्या करोगे, सपोज आप जो कनेक्शन है वो अच्छे से कनेक्शन किया के रीडिंग भी आप पूरा केयरफुली माइंडफुली ले लिए हो, उसके बाद जब कैलकुलेशन करने का बारी आएगा तो कैलकुलेशन करने के टाइम पे अगर कुछ भी मिस्टेक करोगे आप, अगर कुछ भी रॉन्ग कैलकुलेशन करोगे, ओके, और रॉन्ग कैलकुलेशन करोगे, तब भी आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका गलत होगा। तो वो भी एक टाइप का आपका एरर है जो कि आएगा ग्रॉस एरर के कैटेगरी में। तो ये सारे के सारे जो एरर है जो कि हम लोग ग्रॉस एरर की कैटेगरी में उसको लिस्ट आउट किए हैं, ये जो है इट विल मेड बाय ह्यूमन बीइंग। सो इट इज कंप्लीटली ड्यू टू द, आप बोल सकते हो द ग्रॉस एरर इज कंप्लीटली ड्यू टू द ह्यूमन नेग्लिजेंस। तो इस एरर को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तब आप क्या करोगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे कुछ भी रीडिंग लेना टाइप के टाइम में, आप माइंडफुली केयरफुली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, कनेक्शन केयरफुली करोगे, कनेक्शन करने के बाद जब रीडिंग लेने के बारी आएगा उस रीडिंग को भी आप केयरफुली टेके लोगे, और जब उस रीडिंग से कैलकुलेशन करोगे तब भी आपको केयरफुली कैलकुलेशन करना है, तब जाके ये जो ग्रॉस एरर है इस ग्रॉस एरर को आप एलिमिनेट कर सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर हुआ बात? दिस इज ग्रॉस एरर। नेक्स्ट
तो ग्रॉस एरर के बाद जो एरर यहाँ पे आता है वो है मेरा सिस्टमेटिकल एरर। तो ये सिस्टमेटिकल एरर जो है मेरा नंबर 2 पे, दैट इज माय सिस्टमेटिकल एरर। ओके, तो सिस्टमेटिकल एरर को हम लोग डिवाइड किए हैं 3 पार्ट्स में। दैट इज वन इज फर्स्ट वन इज माय इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या चीज है? पहला नंबर पे आता है मेरा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंटल एरर? तो अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी गलती हो तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड माय इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर इट इज ड्यू टू द इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिस इज ड्यू टू द इनहेरेंट, number 1, due to inherent shortcoming of instrument। तो ये inherent shortcoming of instrument क्या है? अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ गलती हो तब जाके उसको बोलेंगे inherent shortcoming of instrument। सपोज करो आप बोलोगे कि सर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर में कुछ गलती है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ओके, अगर उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर में कुछ भी आपको गलती होगा तब उसका जो उस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप रीडिंग लोगे तो आपको करेक्ट रीडिंग वो नहीं दिखाएगा। क्लियर हुआ बात? सेकंड, अगर उसका कंस्ट्रक्शन, नंबर 2, अगर उसका कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती हो, ओके, अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तब भी आपको वो सही रीडिंग नहीं दिखाएगा। उसका कैलिब्रेशन में, ओके, नंबर 3, जब उस इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट करोगे, जब आप वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जब कैलिब्रेशन होगा, अगर उसका कैलिब्रेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तब भी आपको वो सही रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो इस टाइप ऑफ एरर को हम बोलते हैं इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, आगे चल के हम परमानेंट मैग्नेट और मूविंग आयरन के टाइप इंस्ट्रूमेंट के टाइप में डिस्कशन करेंगे। ओके, सपोज करो जो एक परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होगा। वो जो स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग अगर वीक हो जाएगा आपका तो जो रीडिंग लेने के टाइम वो हमेशा हाई वैल्यू ऑफ रीडिंग दिखाएगा। एग्जैक्ट वो रीडिंग ना दिखा के हमेशा हाई वैल्यू ऑफ रीडिंग दिखाएगा। तो इस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर का वो कुछ एरर है। उसके अंदर उसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, वो जो उसका स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग आपका लूज हो गया है। तो वो स्प्रिंग अगर लूज हो जाएगा तब भी क्या होगा, हाई वैल्यू रीडिंग दिखाएगा। तो इस टाइप ऑफ एरर का हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर हुआ बात? और क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर? उसके साथ साथ हम बोलोगे कि सर यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट भी है आप एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, लोडिंग इफेक्ट। तो ये लोडिंग इफेक्ट क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय लोडिंग इफेक्ट? तो लोडिंग इफेक्ट भी एक रीजन है इंस्ट्रूमेंटल एरर का। तो लोडिंग इफेक्ट क्या चीज है? सपोज करो आप एक वोल्टमीटर ले रहे हो, ठीक है, एक वेल कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेशन में उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक वेल कैलिब्रेटेड वोल्टमीटर लिए हो, उस वोल्टमीटर को आप यूज कर रहे हो बाय फाउंडिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, एक सर्किट में रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए उस वोल्टमीटर का आप यूज किए हो। जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस आप निकालोगे उस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है, सपोज करो हाई वैल्यू होगा उस रेजिस्टेंस का, तो जो वोल्टमीटर में जो रीडिंग दिखाएगा ना, वो आपका एक मिसलीडिंग वोल्टेज वो देगा, वो मिसलीडिंग वोल्टेज
दिखाएगा, क्योंकि उस वोल्ट मीटर को आप एक हाई रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्शन किए हो, तो इस टाइप ऑफ एरर को आप बोलोगे इट इज कॉल्ड लोडिंग इफेक्ट। तो वोल्ट मीटर में हमेशा लोडिंग इफेक्ट रहता है। तो अगर यहाँ पे आप उस रेजिस्टेंस को एक लो रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्शन करोगे तब आपको वो करेक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन हाई रेजिस्टेंस सर्किट में अगर उस वोल्टमीटर का हम कनेक्शन करेंगे तो आपको एक मिसलीडिंग वोल्टेज वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब द वोल्टमीटर हैज लोडिंग इफेक्ट। तो इसीलिए जब भी हम एक सर्किट के लिए इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे, हमको यहाँ पे इंटेलिजेंस आपका दिखाना है। एक हाई रेजिस्टेंस सर्किट में जब वोल्टमीटर हम यूज करेंगे उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। एक लो रेजिस्टेंस सर्किट में जो वोल्टमीटर हम कनेक्शन करेंगे उस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। इसीलिए हमको इंटेलिजेंस से वो इंस्ट्रूमेंट को चूज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा वो सर्किट में हम कनेक्शन करेंगे, तब जाके हमको करेक्ट रिजल्ट वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर हुआ बात? दैट इज कॉल्ड लोडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल एरर एंड हिस्टेरिसिस एरर। तो ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आएगा, दैट इज माय फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर और माय हिस्टेरिसिस एरर। हिस्टेरिसिस एरर, तो ये भी आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंडर में आएगा। तो ये फ्रिक्शनल एरर और हिस्टेरिसिस एरर क्या है, जब हम आगे चल के इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे वहां पे हम लोग फ्रिक्शनल और हिस्टेरिसिस एरर के बारे में वहां पे देखेंगे। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉस क्या होता है, क्योंकि जब हम इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको एक मैग्नेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब यहाँ पे आपका हिस्टेरिसिस लॉस रहेगा। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर टू पे क्या आएगा? नंबर टू पे आएगा एनवायरमेंटल एरर। सो नंबर टू पे कौन सा एरर है आपका? एनवायरमेंटल एरर। तो ये जो एनवायरमेंटल एरर है, ये जो एरर है एनवायरमेंटल एरर, इट इज ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट लोगे उसका अगर एनवायरमेंटल इफेक्ट रहेगा उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तब भी आपको वो सही रीडिंग ना दिखा के रॉन्ग रीडिंग दिखा सकता है। क्या क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रहता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर। सबसे पहला बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो इसका मतलब टेम्परेचर मतलब क्या है? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन करेंगे, उसका जो टेम्परेचर है जब रीडिंग लेने का टाइम होगा वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, एक रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब भी क्या होगा, आपका जो रीडिंग है वो रॉन्ग रीडिंग दिखा सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर, ओके, प्रेशर के बाद कौन सा है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी एक एनवायरमेंटल इफेक्ट है। ओके, एंड डस्ट, ये सारा का सारा आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट है। तो इस टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट के वजह से आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको रॉन्ग रीडिंग दिखा सकता है। ये एक टाइप का एरर है एंड दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट जो एरर है वो है मेरा ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, सो ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर क्या चीज है उसके बारे में भी जानते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए ऑब्जर्वेशनल
ओके, इसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, आपको पता चलेगा। नंबर थ्री है हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये जो एरर है, इट इज कमिंग ड्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप एक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्शन करने के बाद उसका जो रीडिंग आएगा, उस रीडिंग को ऑब्जर्व करोगे, तो एट दैट टाइम द एरर इज कमिंग, दिस एरर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। तो कैसे उसका एरर आता है ऑब्जर्वेशन के टाइम, चले जानते हैं। समझ करो मैं एक एमीटर का बात करता हूं, ठीक है। तो एमीटर में आप देखे होंगे, तो एक एमीटर यहाँ पे है, तो इसका स्केल यहाँ पे है, और स्केल के साथ साथ क्या होता है, इसका पॉइंटर भी होता है। तो ये आपका एक पॉइंटर है, सपोज ये पॉइंटर है, इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिरर भी लगा होगा, ओके। तो सपोज करो एक पर्सन होगा, इस एमीटर को आप कनेक्शन करोगे और उस इसका पॉइंटर यहाँ पे है। तो सपोज करो दिस इज माई 2 एम्पियर। तो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है के पूरा पैरेलली इस पॉइंटर को देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये हमारा 2 एम्पियर है। ये पर्सन 1 यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे, पूरा पैरेलली। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, पूरा एकदम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है आपके नीचे। तो उसका पॉइंटर आप देखोगे तो जाके पूरा आपको लगेगा कि ये 2 एम्पियर है, क्योंकि उसका जो शेडो है, पॉइंटर का जो शेडो है, ये एग्जैक्टली 2 एम्पियर के ऊपर होगा। तो आप बोलोगे कि ये मेरा रीडिंग दिखा रहा है 2 एम्पियर। एट दैट टाइम एक पर्सन आ रहा है जो कि इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा राइट में खड़ा होगा या थोड़ा सा लेफ्ट में खड़ा होगा। तो समझ करो ये यहां से खड़ा है, ओके, यहां से इंस्ट्रूमेंट को देख रहा है। तो यहां से अगर ये इंस्ट्रूमेंट को देखेगा, तो यहाँ पे इसको क्या दिखेगा, इसका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर 2 एम्पियर पे ना दिखा के कुछ यहाँ पे दिखाएगा। तो उसको लगेगा ये मेरा 2.1 एम्पियर पे है, क्योंकि इसका शेडो जो है ये एग्जैक्ट 2 एम्पियर के ऊपर ना रह के थोड़ा सा आगे रहेगा, जो कि 2.1 या 2.2 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली और एक पर्सन आएगा जो कि यहाँ पे खड़ा रह के वो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे देखेगा, तो आप उसको लगेगा कि ये जो इसका जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर का शेडो 2 एम्पियर से थोड़ा सा नीचे है। तो उसको लगेगा ये 1.8 एम्पियर है, 1.8 एम्पियर है। तो जो आदमी यहां से खड़ा होकर इंस्ट्रूमेंट को देख रहा है, उसको जो रीडिंग मिल रहा है, दिस इज द एग्जैक्ट रीडिंग। लेकिन ये इसका राइट में और इसका लेफ्ट में जो आदमी खड़ा रहे कि उस पॉइंटर को देख रहा है, उस पॉइंटर का शेडो को देख रहा है, तो उस पॉइंटर का शेडो जो है उसको वो एक एरर, एग्जैक्ट रीडिंग ना दिखा के गलत रीडिंग दिखाएगा, जो कि एक एरर होगा, जो कि एक एरर होगा। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड माय ऑब्जर्वेशनल एरर। तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, द पॉइंटर of the reading cannot be observed properly, and this type of error is also called parallax error। तो इस टाइप का एरर को हम लोग बोलेंगे parallax error। तो इस पॉइंटर का जो शेडो है, इस पॉइंटर का शेडो के वजह से जो मेरा एरर आ रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। क्लियर हुआ बात। तो इस एरर को कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय यूजिंग द टेक्निकल मेथड। कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, राइट डाउन। टू एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ एरर, द शेडो ऑफ द पॉइंटर, और टू एलिमिनेट द शेडो ऑफ द पॉइंटर, ए नैरो स्ट्रिप इज प्लेस्ड बिटवीन द स्केल एंड द पॉइंटर। तो स्केल और पॉइंटर, जो कि स्केल और पॉइंटर है, उसके बीच में एक नैरो रेड कलर का स्ट्रिप हम प्रोवाइड करेंगे। तब जाके जो इसका जो शेडो है, ये आपका प्लेस के हिसाब से चेंज
नहीं होगा, प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज कॉल्ड माई ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये टोटली जो एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ये सब आता है मेरा सिस्टमेटिकल एरर के कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, दैट इज माई रैंडम एरर। ओके, तो ये रैंडम एरर कौन सा चीज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडम एरर, तो रैंडम एरर के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो रैंडम एरर क्या चीज है? रैंडम एरर है मेरा, जो कि हेडिंग दीजिए आप, रैंडम एरर। रैंडम एरर, ओके। सो रैंडम एरर क्या है? राइट डाउन, दीज आर ड्यू टू अनडिफाइंड कॉजेस। तो ये होगा मेरा अनडिफाइंड कॉजेस, इसका कॉज मेरे को पता नहीं है। ओके, दीज एरर आर कम सडनली एंड एलिमिनेट सडनली, बट रीजन इज नॉट नोन, but region is not known. Next point, the number of random errors are more, but their magnitude is very small. The magnitude is very small. So to eliminate the random error in measured value, mathematical method are used. Mathematical method are used. तो कौन सा वो मैथमेटिकल मेथड है जो कि हम यहाँ पे उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए यूज करेंगे? दैट इज माय स्टैटिस्टिकल वैल्यू। स्टैटिस्टिकल वैल्यू, स्टैटिस्टिकल वैल्यू हम यूज करेंगे टू एलिमिनेट द रैंडम एरर। ओके, तो इस रैंडम एरर का जो कॉज है, इट इज अनडिफाइंड, कोई भी कॉज हो सकता है। इट इज कम सडनली एंड एलिमिनेट सडनली, बट द रीजन इज नॉट लिस्टेड। क्लियर हुआ बात? तो जो हम स्टैटिस्टिकल वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे टू एलिमिनेट द रैंडम एरर, तो सपोज करो एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, कंसीडर द इंस्ट्रूमेंट, द सेम इनपुट इज मेजर्ड रिपीटेडली बाय दिस इंस्ट्रूमेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन बाय वन ऑब्जर्वर और मेनी ऑब्जर्वर। तो जो इनपुट होगा, लेट द इनपुट इज x1, x2, x3, लेट द इनपुट इज x1, x2, x3 एंड xn। ओके, तो ये मेरा n टाइम्स जो इनपुट है, हम इसको n टाइम्स ऑब्जर्व किए हैं, x1 से लेके xn। तो ये जो इनपुट है, इसका अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं, तो सबसे पहले इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा? एवरेज वैल्यू दैट इज माय x बार। तब बोलोगे सर यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn divided by n, this is called average value, this is called average value। तो ये जो एवरेज वैल्यू हम क्यों निकालेंगे? इट इज टू फाइंड आउट द AT, टू फाइंड आउट AT, that is my true value, that is my true value। तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे इसका एवरेज वैल्यू, अगर नंबर ऑफ टाइम्स हम एक इनपुट को ले रहे हैं, ओके, रीडिंग ले रहे हैं, तो उसका एवरेज वैल्यू जो है वो आपका ट्रू वैल्यू दिखाएगा। ओके, ट्रू वैल्यू के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 इज माय डेविएशन। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज माय डी। ओके, तो डेविएशन डी। तो सपोज कर मैं यहाँ पे D1 कैलकुलेट कर रहा हूँ। D1 इज इक्वल टू x बार माइनस x1। तो एवरेज वैल्यू से जो मेरा सैंपल होगा उसको अगर मैं माइनस कर दूं, सॉरी,
सैंपल से एवरेज वैल्यू माइनस करेंगे, गलती हो गया यहाँ पे, x1 माइनस एक्स बार, दिस इज माई d1। तो d2 आप बोलोगे सर d2 इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स बार, एंड व्हाट इज माई d3 वैल्यू, दैट इज x3 माइनस एक्स बार। तो सिमिलरली अगर dn का बात करें यहाँ पे, दैट इज xn माइनस एक्स बार, xn माइनस एक्स बार। तो दिस इज माई डेविएशन। ओके, तो इस डेविएशन का एवरेज आप निकाल सकते हो। इसका एवरेज डेविएशन कितना होगा, व्हाट इज माय एवरेज डेविएशन, नंबर 3, दैट इज एवरेज डेविएशन। व्हाट इज द एवरेज डेविएशन, उसको हम बोलेंगे d बार। तो d बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d1, ओके, प्लस d2 प्लस d3 प्लस सन प्लस dn डिवाइडेड बाय n, दिस इज माई एवरेज डेविएशन। ओके, अगर एवरेज डेविएशन निकाल सकता है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हो। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, जल्दी से मेरे को बताइए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 4 पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, दैट इज सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, जो भी मेरा डेविएशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ओके, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n अगर n इज ग्रेटर देन 20, इफ n इज ग्रेटर देन 20। ओके, अगर n का वैल्यू 20 से कम होगा तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इफ n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20। तो 20 और 20 से कम होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 20 से ज्यादा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 है मेरा वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना होगा, व्हाट इज द वेरिएंस, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो उसका मेरा वेरिएंस निकल जाएगा। ओके, नंबर 6, नंबर 6 में आते हैं प्रोबेबल एरर। तो व्हाट इज द प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर, तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है प्लस माइनस 0.6741 सॉरी 6745 इंटू सिग्मा, दिस इज माई प्रोबेबल एरर। नंबर 7, नंबर 7 पे आपका प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू दैट इज कॉल्ड RM। इस प्रोबेबल एरर को हम लोग डिनोट करेंगे R से, ये हो जाएगा RM। तो इसका वैल्यू कितना है, R डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ n माइनस 1, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबल एरर। तो रैंडम एरर में हम लोग का इतना ही फॉर्मूला चाहिए। ओके, उसके साथ साथ अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट का रेंज ऑफ एरर निकालते हैं, नंबर 8 पे आप रेंज ऑफ एरर निकालते हैं, रेंज ऑफ एरर, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दिस इज माय रेंज ऑफ एरर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ माय रैंडम एरर। तो इस फॉर्मूला से आपका
गेट में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, वेदर इट इज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों के दोनों ब्रांच से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस जो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव किए हैं उस फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है मेरा, ए 5 मेजरमेंट आर मेड बाय यूजिंग ए वेट मशीन। तो एक वेट मशीन के मदद से हम लोग 5 यहाँ पे वेट मेजर किए हैं। तो आपका यहाँ पे ये रीडिंग भी दिखा रहा है, दैट इज 80 kg, 79 kg, 81 kg, 79 kg एंड 81 kg। ये 5 रीडिंग हम लोग लिए हैं और 5 मेजरमेंट हम लोग लिए हैं। तो फाइंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मेजरमेंट। ओके, तो इस मेजरमेंट का सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने से पहले हम पहले उसका मीन निकालते हैं और एवरेज वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? तो एवरेज वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एक्स बार। ओके, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा? 80 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 79 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 5। कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे? दैट इज माई 80, दैट इज माई 80। ओके, क्लियर हुआ बात? चलिए नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमको डेविएशन चाहिए। तो एक बार हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। तो उस जनरलाइज फॉर्मूला से हम लोग डेविएशन ना निकाल के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है मेरा? रूट ओवर ऑफ 1 बाय n minus 1, okay, n minus 1 summation of I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n xi minus x bar square. This is the formula of my standard deviation if n is smaller than equal to 20, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ सैंपल कितना है मेरा? 5 है। तो 5 मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर n का वैल्यू 20 से ज्यादा होगा तो ये n माइनस 1 के बदले में हम लोग लेंगे 1 बाई n, सिर्फ इतना ही चेंजेस होगा। ओके, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 बाई n माइनस n, 5 माइनस 1 दैट इज 4। ओके, तो ये हो जाएगा कितना? 80 माइनस 80 स्क्वायर, 80 माइनस 80 स्क्वायर प्लस 81 या ना 79 माइनस 80 स्क्वायर प्लस 81 माइनस 80 स्क्वायर, सिमिलरली प्लस 79 माइनस 80 स्क्वायर प्लस 81 माइनस 80 स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 1 बाई 4, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, प्लस 1 प्लस 1, नेक्स्ट इज प्लस 1, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 that is equal to 1. So my sample standard deviation is 1. Sample standard deviation is 1. Okay, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है गेट का। तो ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है? द फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशन वी आर रिकॉर्डेड while measuring a voltage। तो ये ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड किए हैं वोल्टेज मेजरमेंट के टाइम। फाइंड द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबल एरर ऑफ वन रीडिंग। ओके, तो 3 चीजें हमको निकालना है। पहले मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, प्रोबेबल एरर निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू हम अगर निकालेंगे इसका
एवरेज वैल्यू ये हो जाएगा हमारा एक्स बार। ओके, इसका एक्स बार कितना आ रहा है, तो सबको प्लस करो, 41.7 प्लस 42 प्लस 41.8। तो इस तरह सबको प्लस करके हम लोग 41.8 तक लाएंगे। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10, पूरा सबको प्लस करके 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए और मेरे को बताइए। फिर तो वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू इसका वैल्यू आ रहा है 41.97 वोल्ट, 41.97 वोल्ट। सो माय एवरेज वैल्यू इज 41.97 वोल्ट। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं। फॉर द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर, ये आ जाएगा d10 स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 10 दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू 20, तो n-1 होगा, दैट इज इक्वल टू 9। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो सबसे पहले d1 d2 d3 निकालते हैं, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो ये जो d1 d2 d3 है, ये मेरा डेविएशन है। तो डेविएशन निकालने के लिए हमको चाहिए एवरेज वैल्यू। तो इस एवरेज वैल्यू से, और ये जो सैंपल है, इस सैंपल से अगर मैं इस एवरेज वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे को डेविएशन मिलेगा। तो एक बार डेविएशन आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डेविएशन जो है, मैं आपको यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से कंप्लीट जो डेविएशन है आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो गया मेरा टेबल जहाँ पे रीडिंग, एवरेज वैल्यू और डेविएशन हम लोग लिए हैं। ओके, तो इस डेविएशन से हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो सब डेविएशन को स्क्वायर को प्लस करके हम 9 से अगर डिवाइड कर देंगे और उसका रूट ओवर कर देंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आएगा मेरा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2122 वोल्ट। दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मेरे को मिल गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं प्रोबेबल एरर आराम से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरा, प्रोबेबल एरर दैट इज इक्वल टू आर। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 0.6745 इंटू सिग्मा। ओके, दैट इज इक्वल टू सिग्मा के बदले में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0.2122। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 0.411312। दिस इज माय प्रोबेबल एरर। ओके, क्लियर हुआ इस प्रॉब्लम को। तो अगर इस प्रॉब्लम को आंसर आपका मिल गया है, तो इस प्रॉब्लम के साथ हम आज की लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।